नमस्कार। भारत ना एक ऐसे जबरदस्त मिशन पर है जो उसके आने वाले कल को मतलब उसके भविष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और ये सिर्फ बिजली के तार या पावर प्लांट बदलने की कहानी नहीं है, नहीं। ये तो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को रोशन करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो आज हम भारत के इसी विशाल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो सवाल यह है कि यह भविष्य आखिर दिखेगा कैसा? कुछ ऐसा। सूरज की चमकती रोशनी, हवा की बेहिसाब ताकत और नदियों का तेज प्रवाह, यही वो तीन स्तंभ हैं जो भारत की तरक्की की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, समझ लीजिए ये एक नए आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले भारत का वो बड़ा सपना क्या है जिसके लिए सब हो रहा है। फिर हम समझेंगे कि कोयले की चुनौती आखिर है कितनी बड़ी। इसके बाद हम देखेंगे कि क्लीन एनर्जी के लिए क्या-क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, एक ग्रीन सुपर पावर बनने का लक्ष्य क्या है, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस रास्ते में मुश्किलें कौन-कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी उथल-पुथल की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी वजह सिर्फ पर्यावरण बचाना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सपना है। और वो सपना है विकसित भारत 2047। मतलब जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे, तब वो एक विकसित देश बन चुका हो। और ये सपना तभी सच हो सकता है जब इसकी नींव में 24 घंटे मिलने वाली सस्ती और साफ सुथरी ऊर्जा हो। सोचिए, बिना एनर्जी के तो फैक्ट्रियां, शहर, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, सब कुछ थम जाएगा। सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मतलब आज हम इस सफर में कहाँ खड़े हैं? चलिए देखते हैं कि हमारी स्टार्टिंग लाइन कितनी चुनौतीपूर्ण है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया धीरे धीरे कोयले से दूर जा रही है, वहीं भारत की लगभग 59-60% ऊर्जा आज भी कोयले से ही आती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पहाड़ है जिस पर भारत को चढ़ाई करनी है। यही हमारी सबसे बड़ी निर्भरता है और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती। ठीक है, तो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही वाजिब और बड़ा सवाल उठता है कि भाई, जब सूरज नहीं चमकता और हवा नहीं चलती, तब बिजली कहाँ से आएगी? ये रिन्यूएबल एनर्जी की कह सकते हैं सबसे बड़ी पहेली है। और ये जो ग्राफ है ना, ये उसी पहेली को दिखाता है। इसे डक कर्व कहते हैं क्योंकि इसका शेप कुछ बत्तख जैसा है। अब इसे ऐसे समझिए, दिन में तो सोलर एनर्जी की बाढ़ आ जाती है, लेकिन शाम को जैसे ही सूरज ढलता है और हम सब घर आके लाइट, टीवी, एसी चलाते हैं, बिजली की डिमांड एकदम से आसमान छू लेती है। इस अचानक आए बदलाव को संभालना किसी भी पावर ग्रिड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो भारत इस मुश्किल पहेली को सुलझा कैसे रहा है? इसका जवाब किसी एक जादू की छड़ी में नहीं है, बल्कि एक साथ कई मोर्चों पर काम करके। ये एक बहुत ही स्मार्ट, मल्टी लेयर्ड प्लान है। चलिए इसके अंदर झांककर देखते हैं। सबसे पहले तो सौर ऊर्जा का पैमाना देखिए। साल 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए भारत को करीब 5600 गीगावाट सोलर कैपेसिटी चाहिए होगी। अब ये कितना बड़ा है, अंदाजा लगाइए। ये आज भारत की टोटल बिजली क्षमता का लगभग 13 गुना है। जी हां, 13 गुना। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत के इरादे कितने बड़े हैं। तो फिर उस डक कर्व वाली समस्या का क्या? उसका हल है एनर्जी को स्टोर करना। इसके लिए भारत 2 मेन टेक्नोलॉजीज पर दांव लगा रहा है। एक है BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जो कि बड़े बड़े पावर बैंक की तरह है, और दूसरा है PSP यानी पंप्ड स्टोरेज प्लांट, जो पानी को ऊपर नीचे करके एनर्जी स्टोर करते हैं। मतलब दिन में जब धूप ज्यादा हो तो इन बैटरियों को चार्ज कर लो, और रात में जब जरूरत हो तो इस्तेमाल करो। यही वो टेक्नोलॉजी है जो सूरज की रोशनी को 24/7 बिजली में बदल सकती है। लेकिन सिर्फ सोलर और बैटरी से ही बात नहीं बनेगी। एक और प्लेयर है जो इस पूरे गेम को बदल सकता है, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। जैसा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर कहते हैं, नेट जीरो के लक्ष्य के लिए परमाणु ऊर्जा की भूमिका अनिवार्य है। मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये वो भरोसेमंद ताकत है जो ग्रिड को तब भी संभाले रखती है जब हवा और सूरज साथ नहीं दे रहे हों। और सुनिए, परमाणु ऊर्जा का मतलब अब सिर्फ वो पुराने जमाने के विशालकाय प्लांट नहीं है। भविष्य है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का। ये फैक्ट्री में बनकर आते हैं, जिससे इन्हें बस 3 से 4 साल में लगाया जा सकता है। इन्हें शहरों के पास भी लगाया जा सकता है, जहां बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
और सबसे ज़रूरी बात, इनके सेफ्टी फीचर्स बहुत ही एडवांस्ड हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में एक क्रांति लाने का दम रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और भविष्य के ईंधन की, ग्रीन हाइड्रोजन। जरा सोचिए, स्टील बनाने वाली बड़ी बड़ी भट्टियों या फिर बड़े बड़े ट्रकों को सिर्फ बैटरी से चलाना कितना मुश्किल है। बस यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन काम आता है। ये इन भारी भरकम इंडस्ट्रीज के लिए एक साफ सुथरा और शक्तिशाली विकल्प है। लेकिन एक मिनट, सभी हाइड्रोजन एक जैसे नहीं होते। जरा इस टेबल को देखिए। ग्रे हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल से बनता है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। ब्लू हाइड्रोजन उससे बेहतर है क्योंकि उसमें कार्बन को कैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन असली हीरो, जो हमारा असली लक्ष्य है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ये रिन्यूएबल एनर्जी और पानी से बनता है और इसका कार्बन इंपैक्ट 0 होता है। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने का एक और जरिया है बायोफ्यूल, और इस मामले में भारत ने कमाल कर दिखाया है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हमने समय से पहले ही हासिल कर लिया है और अब नज़र 2025-26 तक 20% के लक्ष्य पर है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होता है बल्कि तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता भी घटती है। ये एक शानदार जीत है। तो हमने देख लिया कि भारत कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक मकसद भी छिपा हुआ है, और वो मकसद है आत्मनिर्भरता। सबसे बड़ा लक्ष्य है एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी ऊर्जा स्वतंत्रता। अपनी ऊर्जा की चाबी अपने ही हाथ में रखना। जब हम एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहते तो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों ही मजबूत होती हैं। और इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार बहुत बड़ा निवेश भी कर रही है। जैसे PLI स्कीम के तहत 19,500 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि दुनिया के सबसे बेहतरीन सोलर पैनल अब भारत में ही बन सकें। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत सिर्फ सोलर पैनल लगाना नहीं बल्कि उन्हें बनाना चाहता है। मतलब रेत के कण यानी पॉलीसिलिकॉन से लेकर हमारी छत पर लगने वाले फाइनल पैनल तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया भारत में ही हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि खुद एक मजबूत सप्लाई चेन बनाएंगे। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं है। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत को कुछ बहुत बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पैसा। इस पूरे बदलाव के लिए खरबों रुपए का निवेश चाहिए होगा। दूसरी, गवर्नेंस में सुधार। बिजली बांटने वाली हमारी सरकारी कंपनियों को और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करना होगा। और तीसरी, ज़मीन और पानी। सोलर और विंड फार्म के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन और दूसरे संसाधनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या भारत इसमें सफल हो पाएगा। असली सवाल ये है कि जब भारत सफल होगा तो दुनिया का एनर्जी मैप कैसा दिखेगा। भारत का ये मिशन सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद है, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और अगर ये सफल हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कहानी आगे कौन सा मोड़ लेती है।